देश की जनता कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टी से परेशान है। वह तीसरा विकल्प चाहती है और नया नेतृत्व चाहती है जो समाज के हितों के कल्याण के लिए संसद में जाकर वह आवाज उठाए, लड़ाई लड़े और समाज के कल्याण का काम करे। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने हमें टिकट दिया है और हम प्रचार कर रहे हैं, वोट भी दो और नोट भी दो। जनता के ही पैसों से हम चुनाव लड़ रहे हैं। का और आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं नागपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 2024 के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूं। मुझे बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से प्रत्याशी के तौर पर नागपुर लोकसभा से खड़ा किया गया है और हम एक राजनीति में बदलाव के लिए हम मैदान में उतरे हुए हैं। जिस परिस्थिति में कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां चुनाव में उतरी हुई है अपनी ताकत के साथ में, बहुजन मुक्ति पार्टी भी उनके मुकाबले में उनको टक्कर देने के लिए और इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है और देश की व्यवस्था को बदलने के लिए एक नए पर्व की शुरुआत करने के लिए हम मैदान में उतरे। जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि आज वर्तमान में महंगाई का काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेरोजगारी का काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर देखा जाए तो जो शिक्षा है, शिक्षा संस्थानों को निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है, जिससे गरीबों के बच्चों को शिक्षा, उचित शिक्षा मिलना यह काफ़ी गंभीरपूर्ण बात हमारे सामने नज़र आ रही है। तो इन समस्याओं को लेकर हम मैदान में उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं तो संविधान का जो आर्टिकल है, जो मूलभूत अधिकार है, उसमें इस देश में केजी से लेकर तो पीजी तक सभी विद्यार्थियों को उच्च मुफ्त और दर्जेदार एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी आज वर्तमान में शिक्षा का स्तर काफ़ी घटा हुआ है और निजी क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से लूटमार की जा रही। महाराष्ट्र सरकार ने जो जीआर लाया है 18 सितंबर 2023 को कि 65,000 स्कूलों का वह समायोजन के माध्यम से उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह काफ़ी गंभीरपूर्वक मामला है कि हमारे समाज के जो गरीब जनता के बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी स्कूलों में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और कलेक्टर बने, उच्च विभूषित वो कॉलेज में जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी अधिकारियों की पदों पर वह कार्यरत रहे, वह शिक्षा अभी खत्म होते हुए जा रही है। एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि ओबीसी की जो जाति निहाय जनगणना है, यह जाति निहाय जनगणना का गंभीरपूर्वक मुद्दा ओबीसी के विकास के लिए हम लेकर आए। जिस प्रकार से आखिरी बार ओबीसी की जो जनगणना अंग्रेजों ने 1931 में की थी और उस जनगणना के हिसाब से ओबीसी यह 52% समाज वह गिना गया और उस समाज को आर्टिकल 340 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मूलभूत अधिकार देने का काम किया और हर साल यह ओबीसी की जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए थी। लेकिन लगभग 1950 के बाद में 1947 से लेकर 50 के बाद में कांग्रेस ने 70 सालों तक इस देश में राज किया पर ओबीसी की जाति निहाय जनगणना नहीं की। 2014 में बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी यह कह रहे थे कि हम भी सरकार में आएंगे तो ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद संसद में यह स्टेटमेंट दिया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे। अगर ओबीसी की इस देश में जनगणना होती है, जाति आधारित जनगणना होती है, तो ओबीसी वर्तमान में 65% यानी कि 65% समाज वह अभी वर्तमान में हमारे सामने उसके आंकड़े नजर आ सकते हैं। अगर 65% समाज या ओबीसी है तो बड़े लेवल पर इस देश को चलाने के लिए जो टैक्स के रूप में जो कंट्रीब्यूशन है वह ओबीसी समाज का बड़े लेवल पर है और इस कारण ओबीसी सभी संवैधानिक जो स्तर है, जो सभी संवैधानिक पद है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, पब्लिक अंडरटेकिंग है,
गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो भारी पद है, उन पदों के ऊपर में ओबीसी को 65% हिस्सेदारी इस लोकतंत्र में संविधान के माध्यम से मिल सकती है, जिससे उनके बच्चों को हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए हिस्सेदारी मिलेगी, सरकार की तरफ से फंड मिलेगा, बजट में एक अलग से प्रावधान किया जाएगा और उनको स्वतंत्र आयोग बनाकर उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए नया कानून बनाकर और नई योजना बनाकर ओबीसी के कल्याण के लिए एक जनगणना का मामला हम लेकर हम मैदान में उतरे हो। साथ ही एक तरफ देश के विकास की बात चल रही है और एक तरफ देश की जो जनता है वह काफ़ी हताश है, परेशान है, हर दिन चिंतित रहती है। इस देश में 15% लोग वह पैसे वाले हैं और इस देश की 85% जनता यह सामान्य और गरीबी की तरफ वह ढकेलते हुए नजर आ रही है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन का रिपोर्ट है, इस देश में 84 करोड़ लोग प्रति दिवस यह भूखमरी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनकी आय 6 रुपए से 20 रुपए के बीच में है। इसका मतलब एक तरफ देश के विकास की बात करना और एक तरफ जनता को परेशानी में ढकलने का यह जो मामला इस वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से दिखाई जा रहा है। सोशल मीडिया में बड़े लेवल पर जो एयरपोर्ट पर जो भारत दिखता है, मेट्रो स्टेशनों पर जो भारत दिखता है, दरअसल भारत वो नहीं है, वो भारत का केवल मात्र 1-2% हिस्सा है। असल भारत आज भी भूखा और नंगा अभी हम झुग्गी झोपड़पट्टियों में घूमेंगे तो वहाँ पर नजर आ रहा है। आज नागपुर का अगर विकास सोचा जाए तो नागपुर के विकास को लेकर मेट्रो और जो सीमेंट के रास्ते बनाए गए हैं, इन मेट्रो और सीमेंट के रास्ते बनाकर नागपुर की जनता को यह बहलाया जा रहा है कि देखो इस प्रकार से विकास किया जा रहा है। आज नागपुर में बड़ा विद्यार्थी और युवा उच्च शिक्षित वर्ग है, जो यहाँ पर बड़ी कंपनियां न होने के कारण, बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर नागपुर शहर में न होने के कारण उन बच्चों को, अपने माँ बाप को उनके हाल पर छोड़कर जाने के लिए वह पुणे और मुंबई जैसी शहरों में, फिर बेंगलोर हो, पुणे हो, मुंबई हो, अन्य शहरों में जाकर उनको जीवन यापन करना पड़ता है, अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, जहाँ पर खर्चे में ही उनकी जो सैलरी है, उनका जो पगार है वो खत्म हो जाता है। हमें अगर नागपुर की जनता अगर आशीर्वाद देती है तो हम नागपुर को, हम उद्योग धंधों, हमारा भारतीय बेरोजगार मोर्चा देश के 25 राज्य व 350 जिलाओं का संगठन है और हमने 2023 में बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया। जिन बेरोजगारों के वोटों के आधार पर सांसद चुनकर जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या पर वह संसद में किसी भी प्रकार से आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसीलिए बेरोजगारों में एक जागरूकता निर्माण करने के लिए कि हम भी संसद की तरफ जाएंगे, इसके लिए हमने 1 अप्रैल 2023 को मुंबई के आज़ाद मैदान से बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम चलाया और देश के 25 राज्यों के 25 जो राजधानी के शहर है, यहाँ पर हमने बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम लिया। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हमें आदेश आया कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। आप एक देश में एक बड़ी युवाओं में एक जागृति कर क्रांति की शुरुआत कर रहे हो बेरोजगारी की संसद लेकर, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब हम बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारियों से मिले तो उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि हम आपके भारतीय बेरोजगार मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, आप जिन्हें बोलेंगे उन्हें हम हमारी पार्टी का टिकट देंगे, बिना पैसे में हम लोग आपके लिए काम करेंगे, समाज से पैसा निकालेंगे, वोट भी दो और नोट भी दो। इस आधार पर हम आप लोगों को अपने पार्टी का कैंडिडेट बनाते हैं। उनके विचार और हमारे विचारों का तालमेल बना तो उन्होंने हमें बहुजन मुक्ति पार्टी का लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर, मुझे नागपुर लोकसभा से, हमारे भीलवाड़ा राजस्थान से मोतीलाल सिंघानिया है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनको वहां से टिकट दिया गया और मध्य प्रदेश की राजधानी जो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, इंदौर जिला से, इंदौर लोकसभा क्षेत्र से वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय अर्जुन परिहार जी, ऐसे 3 लोगों को पहले फेज में बहुजन मुक्ति पार्टी ने टिकट दिया है। और यह सारे हमारे कार्यकर्ता, ये साधारण है, मैं एक फल विक्रेता हूँ। जिस प्रकार से आपको मेरे इस ऑफिस के सामने फ्रूट का ठेला दिख रहा है, इस फल विक्रेता को बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। हम
लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर और बहुजन मुक्ति पार्टी के तौर पर हम देश की जनता को एक नया विकल्प देने के लिए आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने 70 सालों से इस देश में राज किया, लेकिन अभी तक हमारी किसी भी समस्या का समाधान, इस बहुजनों का समाधान, संवैधानिक अधिकारों का, वह अभी तक नहीं हुआ है। तो देश की जनता कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टी से परेशान है। वह तीसरा विकल्प चाहती है और नया नेतृत्व चाहती है, जो समाज के हितों के कल्याण के लिए संसद में जाकर वह आवाज उठाए, लड़ाई लड़े और समाज के कल्याण का काम करे। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने हमें टिकट दिया है और हम प्रचार कर रहे हैं, वोट भी दो और नोट भी दो। जनता के ही पैसों से हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के लिए ही आवाज उठाएंगे।